हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जो हमारा नया सीरीज चल रहा है छत्तीसगढ़ की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है ना, डीएड वर्सेस बीएड, है ना। डीएड के एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो या फिर बीएड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो ये जो हमारा सीरीज का आज का तीसरे नंबर क्लास है, जो इस क्लास में जो हम टॉपिक को कवर करेंगे, शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, इस नाम का जो है टॉपिक को हम कवर करेंगे, है ना। जैसे भी मैंने पहले बताया है कि जो हमारे सीरीज चल रहा है, आप प्री जो एग्ज़ाम होता है छत्तीसगढ़ में, प्री बीएड का और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे इस सेशन के साथ आप जुड़ करके अपने तैयारी को बेहतर आप कर सकते हैं और एक सरकारी जो है कॉलेज आपको मिल सके। ठीक है, तो इस बार जो है दोस्तों डीएलएड बीएड की प्रवेश परीक्षा 2000 जो है 25 संपूर्ण तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। परीक्षा का टाइपिंग थोड़ा सा गलत है दोस्तों, इधर से मात्रा रहेगा, है ना। इस बार आप अपनी सीट जो है इतना बेहतर तैयारी करिए कि अगर आप पिछले बार चूके भी हैं तो इस बार आपका जो है सरकारी सीट मिल सके, क्योंकि आने वाला भविष्य में दोस्तों इस टीचिंग फील्ड में जो है स्कोप बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और इस विभाग में जो वैकेंसी भी बहुत आता है। तो अगर आप पहले भी तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी अपने जस्ट 12th का एग्ज़ाम दिए हुए हैं या देने वाले हैं, तो आप अपने फोकस जो है एक टीचर के उस पर ज़रूर करिएगा और इस एग्ज़ाम को आप ज़रूर दिलाइए, डीएड और बीएड दोनों का। ठीक है, क्योंकि बीएड का उतना ज़्यादा सरकारी कॉलेज है नहीं, लेकिन डीएड के लिए आप पूरा प्रयास करिए कि आपको सरकारी कॉलेज मिल सके। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ करके आप प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं, सारे सब्जेक्टों का तैयारी होगा, है ना। पहले ये हमारा शिक्षण अभिरुचि का जो सेशन है, ये अभी हमारा तीसरा सेशन है ना। इससे पहले अगर हमने जो दो पुराने पहला क्लास और दूसरा क्लास अगर आपने ना देखा होगा तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, और उससे पहले भी एक और वीडियो डाला हुआ है जो सिलेबस के बारे में जानकारी मैंने उस पर दिया है। ठीक है ना। जो शिक्षण अभिरुचि है दोस्तों, ये जो अपने आप का जो वेटेज रखता है, ये 30 नंबर का वेटेज रखता है अपने आप पर, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ही आसान सा ये टॉपिक पूरा शिक्षण अभिरुचि होता है ना। और इसमें नंबर अच्छा हम स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को बेहतर करने के लिए हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम एमसीक्यू लगाना बैठ जाते हैं, तो वो गलती हमें इस बार ना करना है, क्योंकि पिछले बार हमने कई गलती किया और उससे सीखा भी कि हमें जब तक थ्योरी नॉलेज अच्छे से ना हो, थ्योरी की जानकारी ना हो, तो हम एमसीक्यू को नहीं कर सकते हैं, है ना। तो उसी को फील करने के लिए जो है मैं थ्योरी का क्लास ला रहा हूँ। ठीक है, ये जैसे कंप्लीट होता है इसके बाद में जो मानसिक योग्यता है वो भी 30 नंबर का वेटेज रखता है। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है ना, और आने वाले टाइम पर मैं सारा कुछ जो है शिक्षण अभिरुचि या टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीजी प्री बीएड का या फिर डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का, तो आप हमारे सेशन के साथ जरूर जुड़िएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन ही रहा है ना। पहला क्लास भी करीब 1 घंटे का था और सेकंड क्लास भी करीब 1 घंटे का, क्योंकि मैं इसमें थ्योरी के साथ साथ कुछ 20 से 30 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू का भी कराता हूँ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जो हम थ्योरी में देख रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, है ना, तो उसमें एमसीक्यू को लगाने पर कितना महत्व है उसका। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इतना तैयारी करें कि आपको इस बार जो है आपको एक सरकारी सीट जो है मिल सके। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो हमारा टॉपिक था तीसरा टॉपिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति। शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति ये भी सिलेबस में है, अभिवृत्ति से रिलेटेड शिक्षा के प्रति जो है, और इसे भी हर साल जो है इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी को हम समझेंगे धीरे धीरे और सारी चीजों को अच्छे से देखेंगे, है ना। तो इसकी अभिवृत्ति को समझ लेते हैं। शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति से तात्पर्य है, ठीक है, शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तात्पर्य जो है किसी व्यक्ति या समूह का शिक्षा के बारे में कैसा दृष्टिकोण है। ठीक है, समझ में आ गया। किसी भी व्यक्ति या समूह का शिक्षा के बारे में उसका दृष्टिकोण कैसा है, उसके सोचने का तरीका कैसा है, शिक्षा के बारे में क्या जानता है, क्या समझता है, क्या सोचता है, ये उसकी दृष्टिकोण है ना। उसकी राय क्या है, वो क्या उसकी महत्वता को जानता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस को जानता है, ये सारी चीजें हैं उसमें आता है। और वे इससे कितना महत्वपूर्ण मानता है, शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानता है। यह दृष्टिकोण सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक या फिर तटस्थ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने बताया
दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ये थ्योरी है दोस्तों, इसीलिए मैं आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जो है बार बार इसको क्या है रिवीजन जरूर करिएगा। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति यह दर्शाती है कि कोई व्यक्ति शिक्षा को कितना महत्व देता है ना। शिक्षा अभिवृत्ति यही दर्शाता है कि शिक्षा को कितना कौन महत्व देता है, उसको कैसे जानता है ना, उसकी योगदान क्या है, सारी चीजें हम देखेंगे आने वाला स्लाइड में। तो और उसके बारे में क्या सोचता है, शिक्षा के बारे में वो क्या सोचता है, यह व्यक्ति मूल्यों, विश्वासों और अनुभवों से क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। शिक्षा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति वाले लोग जो है शिक्षा को जीवन में सफलता की कुंजी मानते हैं। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखना है, जीवन की सफलता की कुंजी ही हमारी क्या है, शिक्षा है। ठीक है ना, और इसे प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास को करते हैं। वे शिक्षा को समाज और देश के विकास के लिए आवश्यक समझते हैं और इनके महत्व के बारे में दूसरों को जागरूक भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। दूसरी ओर शिक्षा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति वाले लोग शिक्षा को व्यर्थ या समय की बर्बादी समझते हैं। ठीक है, ये कौन से लोग हैं, जो शिक्षा की महत्वता को नहीं समझ पाते हैं, जो शिक्षा को नकारात्मक रूप से समझते हैं, नकारात्मक रूप से देखते हैं, उसके शिक्षा के प्रति उसका कोई लगाव नहीं है, उसका दृष्टिकोण अच्छा नहीं है, उसका सोचने विचारने का जो है शिक्षा को लेकर के अच्छा नहीं है। तो क्या सोचेंगे कि शिक्षा जो है व्यर्थ है, पैसा बर्बाद है, समय बर्बाद है ना, ऐसी सारी उनकी भावनाएं होती हैं, है ना। वे शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं और केवल नौकरी पाने का साधन मानते हैं। ठीक है, वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसको कठिनाई महसूस करते हैं और ये जो है शिक्षा को बस एक नौकरी पाने के पर्पस पर वो सोचता है कि बस पढ़ाई लिखाई करने के बाद बस नौकर ही बनना है, इस टाइप से उसकी भावना रहती है ना। और लेकिन शिक्षा जो है आपको हर एक फील्ड में, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आपका अगर आप शिक्षित हैं तो आप हर फील्ड में सरवाइव कर सकते हैं। धंधा, व्यापार, बिजनेस, कुछ भी आप करोगे तो बिना शिक्षा के अभाव के कारण आप ये सारी चीजें हम संभव नहीं कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे है शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, है ना। हम ये अभी आगे फिर और इसको अच्छे से समझेंगे हर एक चीज को। कई कारक हैं जैसे कि पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षा का स्तर, अनुभव, मीडिया और संस्कृति मूल्य इत्यादि। इन सारी चीजों को हम आगे और भी अच्छे डिटेल से समझेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। तो शिक्षा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति व्यक्ति और समाज दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह जो है व्यक्ति को बेहतर जीवन जीने, समाज को विकसित करने और देश की प्रगति की ओर ले जाने में मदद करती है। शिक्षा के प्रति जिसकी सकारात्मक सोच होती है ना, शिक्षा के प्रति जिस भी व्यक्ति का जो है सकारात्मक सोच रहता है, वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से खुशहाल जीवन जीता है ना। अब अपने समाज में, अपने देश में अच्छी जागरूकता लाने का प्रयास करता है। और ये जो शिक्षा है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, आज से नहीं, ये कई युगों से चलते आ रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जो है शिक्षा चलती आ रही है ना। तो आज हमने हर किसी का शिक्षा का अधिकार आज के टाइम पे, और ये जो है बहुत ही व्यक्तिगत रूप से भी और सामाजिक रूप से भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण इसका योगदान है। और यह व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने का, बेहतर से बेहतर खुशहाल जीवन जीने के लिए हमें शिक्षा की बेहद ही आवश्यकता होती है। हम ये ना समझें कि शिक्षा जो है केवल नौकरी पाने के पर्पस पर जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं और केवल नौकरी ही करते हैं। तो आप ऐसी भावना अगर किसी व्यक्ति में रहता है, उसको समय बर्बादी, पैसा का बर्बादी सोच करके वो शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन शिक्षा जो है देश को लेकर के, समाज को लेकर के अच्छे नागरिक बनने के लिए भी हमें आवश्यक होता है और अपने जीवन यापन करने के लिए भी हमें जो है शिक्षा की बेहद ही आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आगे देखिएगा, शिक्षा की अभिवृत्ति टॉपिक ही है। तो शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तात्पर्य किसी व्यक्ति का समूह या शिक्षा के बारे में कैसा दृष्टिकोण है, उसकी क्या राय है और उसे कितना महत्वपूर्ण मानता है। जैसे हमने अभी बात किया सारी चीजें, और यह दृष्टिकोण जो होता है सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, ये चीज मैंने बता चुका है ना। अब देखते हैं कि जो है शिक्षा के प्रति जो सकारात्मक वाले व्यक्ति होंगे, सकारात्मक अभिवृत्ति के कुछ जो है उदाहरण यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो
तो शिक्षा को जीवन की सफलता की कुंजी मानी जाती है। बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ध्यान में रखना। सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो पेपर में डायरेक्ट यहीं से प्रश्न बनेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो का लेंथ ज्यादा हो रहा है, अगर आपने इसका पिछला कक्षा नहीं देखा हो तो उसको आप जरूर देखिएगा, है ना। अगर आपका गोल है कि मेरे को इंटेंस एग्जाम इसका फाइट करना है ना, तो आप हमारे इस सीरीज के साथ जरूर जुड़िएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। आगे चलिएगा। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। शिक्षा को प्राप्त करने के लिए स्थिति जैसे भी हो, परिस्थिति जैसे भी हो, जहां से भी मिले, जो भी मतलब शिक्षा मिले, जैसा मतलब सकारात्मक चीजें, सकारात्मक शिक्षा अगर मिलती है तो उसे हमें कैसी भी परिस्थिति में है हमें उन्हें क्या करना चाहिए, शिक्षा को ग्रहण करनी चाहिए, ठीक है। शिक्षा को समाज और देश के विकास के लिए आवश्यक समझा गया है। शिक्षा जो है देश के लिए भी बहुत जरूरी है और समाज के लिए भी बहुत जरूरी है, और एक व्यक्तिगत तरीके अच्छे नागरिक बनने के लिए भी बेहद ही जरूरी है ना। आगे देखेंगे तो शिक्षा के महत्व के बारे में दूसरों को जागरूक करना ये भी इम्पोर्टेंट है। शिक्षा में सुधार करने के लिए हमें प्रयत्नरत रहना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो सकारात्मक अभिवृत्ति वाली की जो है, ये सारा चीज उदाहरण के रूप में हमने देखा, ठीक है ना। आपको इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेकर के रखना है, और अगर आप नोट बना पाए तो आप नोट जरूर बनाइएगा, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं। तो आगे शिक्षा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। हमने पहले क्या देखा, शिक्षा के प्रति जो सकारात्मक सोच रखते हैं उनके लिए क्या था, और अब जो नकारात्मक जैसे रहती है ना, तो उसके कुछ अभिवृत्ति के उदाहरण देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। तो शिक्षा को व्यर्थ समझते हैं और समय का, पैसे का बर्बादी समझना, है ना। शिक्षा को जो जिसकी नकारात्मक सोच है वो शिक्षा को व्यर्थ मानेगा, है ना, पैसा का बर्बादी मानेगा, समय का बर्बादी मानेगा, तो ऐसे उसकी सोच देखने के लिए मिलता है। शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करना, मतलब शिक्षा को प्राप्त करने के लिए उसे कठिनाई महसूस होता है। शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन माना जाता है, मतलब शिक्षा को केवल नौकरी पाने के पर्पस पर वो मानते हैं उसको, कि बस पढ़ा लिखा एक नौकरी कर सकता है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसी उसकी मनोधारणा रहती है, ठीक है। शिक्षा के महत्व को कम आंकना, शिक्षा के महत्व को उनको जानकारी नहीं रहता कि शिक्षा का क्या पूरे जीवन में, संपूर्ण जीवन में कितना महत्व है, वो उसकी महत्वता को नहीं समझ पाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। शिक्षा से वंचित रहना, मतलब शिक्षा से वह वंचित तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, कौन कौन से कारक हैं, इसको देख लीजिएगा। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि मतलब पारिवारिक कैसे प्रभावित करता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि ये है कि जैसे अगर उसके समाज में, परिवार में अगर उसके आसपास अगर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उस स्थिति में बच्चे की मानसिकता वैसी ही रह जाती है जैसे कि उसके पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे नहीं, तो उसके अगर पेरेंट्स ही अगर शिक्षा की महत्वता को नहीं समझ पा रहे हैं, और जिस परिवेश में, जिस वातावरण में रहता है, उस वातावरण में वैसे ही लोग इन्वॉल्व हैं, वैसे ही लोग रहते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो बच्चा उनके साथ में रह करके, उसकी संगति में रह करके उसका जो प्रभाव हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसीलिए पारिवारिक पृष्ठभूमि भी हमारा जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए, शिक्षा की प्राप्ति के लिए जो है महत्वपूर्ण कारक बनता है ना, प्रभावित करता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, इसमें मैंने दोनों बता दिया कि जैसे बच्चा जिस समाज स्थिति में रहता है, जैसा पारिवारिक स्थिति में रहता है, समाज जैसा उसका है, अगर जिस समाज में उसके आसपास के आस पड़ोस के अगर पूरे सामाजिक स्थिति में ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो बच्चा भी उनके तरह देख देख करके वैसे ही कार्य करेगा, काम करेगा, है ना, उनकी संगति में रहेगा, तो बच्चा उस चीज को अनभिज्ञ हो सकता है, उस शिक्षा के महत्वता को नहीं समझ पाएंगे ना। अगर समाज ही वैसा है, बिना ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है उस परिवेश में जहां वो रह रहा है, तो उसका प्रभाव उस पर देखने के लिए मिलता ही मिलता है, ठीक है। और शिक्षा का स्तर, वही चीज है, शिक्षा का स्तर अगर उसके परिवार में शिक्षा का स्तर ना हो, सामाजिक स्तर, समाज का स्तर अगर अच्छा ना हो शिक्षा का, तो इसका ये भी कारण होता है। अनुभव, क्योंकि अगर वो पहले से उनके जीवन में शिक्षा का महत्व को नहीं है, तो उस चीज को वो अनुभव किए नहीं रहते हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है, तो अपने बच्चों को वो बता नहीं पाते हैं, ठीक है। मीडिया भी प्रभावित करता है, और सांस्कृतिक मूल्यों भी क्या है, प्रभावित करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये मुख्य जो कारक हैं जो शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति को क्या है, प्रभावित करते हैं, है ना। आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर देख पाएंगे शिक्षा के प्रति अपनी अभिवृत्ति को कैसे सुधारें। इंपॉर्टेंट है सारा कुछ, जितना मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है सारी चीजों को, है ना।
क्योंकि शिक्षण अभिरुचि में इसी तरीके से ज्यादातर क्वेश्चन बनता है, और मैं आगे दिखाऊंगा कि किस तरीके से बहुत सारा एमसीक्यू बनता है। अगर आपको थ्योरी नॉलेज अगर बढ़िया से आप कवर किए हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वहां पर हो सकता है ना। तो कैसे सुधार सकते हैं इसको देखते हैं। तो शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करें। शिक्षा की महत्वता क्या है, ये हमें जानकारी बहुत ही जरूरी है, तभी हम उसकी महत्वता को समझ सकते हैं, है ना। और सरल व्यक्तियों की कहानियां पढ़ें। सफल लिखा हुआ है। सफल व्यक्तियों की कहानी पढ़ने से क्या होता है कि उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। या कहानी देखते हैं टीवी में, सीरियल में, है ना, तो उसकी महत्वता को समझ में आता है। पढ़ने से, सुनने से क्या होता है, देखने से उनकी जो जीवनी जो कथा होता है उसको जब पढ़ते हैं कि इन्होंने कितना कष्ट से, कितना अपना कष्टमय जीवन जीने के बाद इन्होंने इतना बड़ा पद या फिर सम्मान प्राप्त किया, तो ये सारी चीजें जो है शिक्षा से ही संभव होती है। तो उनकी जो विचारधारा रहती है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं, तो इससे भी हम सुधार सकते हैं। शिक्षा से संबंधित प्रेरक मीडिया देखें। मतलब शिक्षा से संबंधित हमें जानकारी देखनी चाहिए सोशल मीडिया से, न्यूज़पेपर से, कि उसकी क्या क्या चीजें हो रहा है ना। और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से बात करनी चाहिए। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे हमें राय लेनी चाहिए, सुझाव लेना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, ताकि हमें और से और ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमें प्राप्त हो सके, जिससे हम उसकी महत्वता को समझ पाएंगे। शिक्षा में सुधार के लिए जो है हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। ये तो कैसे सुधारें, ये इसका पॉइंट है ना। तो आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हमने अभी देखा शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति से रिलेटेड यहाँ पर कुछ प्रश्न है ना। तो इन प्रश्नों को हम अभी जो हमने थ्योरी में देखा, तो इसी का हम एमसीक्यू भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसका जो उपयोग हम किस तरीके से करते हैं, है ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पहला एमसीक्यू है हमारा, है क्या कह रहा है कि मुझे विश्वास है कि अध्ययन जो है व्यवसाय के लिए आवश्यक है। व्यवसाय के लिए क्या चीज हमें ज्यादा जरूरी है, तो यहाँ पर देख पाएंगे पहला ऑप्शन में है परिश्रम। परिश्रम आवश्यक है ना। परिश्रम आवश्यक नहीं है। तीसरा है प्रशिक्षण आवश्यक है, या प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मुझे विश्वास है कि अध्ययन जो है व्यवसाय के लिए जो है जरूरी है कि नहीं है, तो इसके बारे में है ना। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो ए नंबर है परिश्रम आवश्यक है, कुछ हद तक ठीक है। परिश्रम आवश्यक नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। प्रशिक्षण की आवश्यक नहीं है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो सकता है प्रशिक्षण आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि अध्ययन जो है व्यवसाय के लिए आवश्यक है, तो प्रशिक्षण आवश्यक है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा सी नंबर, ठीक है ना। सी नंबर ज्यादा सही लग रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है मैं अपने अवकाश के लक्षणों का उपयोग करना चाहूंगा या फिर चाहूंगी, है ना, ये लिखा हुआ है। तो पहला ऑप्शन में है चित्रकारी करना, सोना, फिल्म देखना। चित्रकारी करना, सोना या फिल्म देखना, ये भी कह सकते हो। लेखन, चुनाव, प्रचार या गपशप करना। पत्रिकाएं पढ़ना, संगीत सीखना या घर की सजावट करना। और अगला है बागवानी करना, खाना बनाना या फिर कपड़े सिलना। तो मैं अपने अवकाश के क्षणों का उपयोग करना चाहूंगा या करना चाहूंगा जब उसको अवकाश रहता है विद्यालय से, तो क्या करना ज्यादा सही लग रहा है, ऑप्शन बताना है इसमें से। तो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या, लेखन, चुनाव, प्रचार नहीं करना है। चित्रकारी, सोना, फिल्म, ये तो इंटरटेनमेंट हो गया। बागवानी, है ना, तो ये सबसे बेस्ट है कि पत्रिकाएं पढ़ना। पत्रिकाएं पढ़ सकता है वो, संगीत कर सकता है ना, घर की सजावट में वो भागीदारी ले सकता है, ठीक है। तो दूसरे नंबर का जो प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट है ना, तो ये किस तरीके से हो सकता है, इसका सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, पत्रिकाएं पढ़ना, संगीत सीखना या फिर घर की सजावट करना, ये सबसे बेस्ट लग रहा है, ठीक है ना। आगे चलेंगे तो अगला देखेंगे, एक जो है विद्यार्थी जो है एक विद्यार्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, ठीक है।
तो ऑप्शन में दिया हुआ है उसे पाठ याद करने के लिए डांटना, ठीक है। उत्तर गलत क्यों है उसको समझना, किसी दूसरे विद्यार्थी से ठीक उत्तर पूछना, गलत उत्तर को छोड़कर अगला प्रश्न पूछना, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का बताओ सही उत्तर क्या हो सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो सकता है, देखेंगे ना, तो विद्यार्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो उसे पाठ याद करने के लिए डांटना, तो डांटना तो सही नहीं लग रहा है, ठीक है। उत्तर गलत क्यों है, उत्तर गलत क्यों है उसको समझाना, ये सही लग रहा है, ठीक है। देखेंगे फिर और क्या हो सकता, किसी दूसरे व्यक्ति से, ये भी ठीक है, गलत उत्तर को छोड़कर ये भी नहीं कर रहे, ये मतलब अगर विद्यार्थी गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया करने की सर्वोत्तम विधि कौन है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी नंबर, उत्तर गलत क्यों है उसको समझाना, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है दोस्तों। उत्तर गलत क्यों हुआ ये जानना बहुत जरूरी है, कि अगर बच्चों को कहीं पर डाउट है, कंफ्यूज है, तो हम बताएंगे कि क्यों गलत हुआ और हम उसको जो है बेहतर से दोबारा से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों, है ना। और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब इसमें गलत वाला तो पहले दे दिया है, नहीं है मतलब गलत प्रश्न है, तो हमें बताना है। नेगेटिव प्रश्न है, तो शिक्षण एक कला है, ठीक है, शिक्षण एक कला है। शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, ये भी है। शिक्षक जन्मजात होते हैं, शिक्षक जन्मजात होते हैं उपयुक्त में से सभी, तो इसमें नहीं बताना है, तो शिक्षक जन्मजात नहीं होता है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। शिक्षक कभी भी जन्मजात नहीं होता है ना, ये सही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है तो गलत यही दिया है, इसीलिए यह हमारा सही हो जाएगा, गलत दिए हैं तो, ठीक है, शिक्षक जन्मजात नहीं होता है ना। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, 5वां नंबर का प्रश्न, एक अध्यापक के समक्ष जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती क्या हो सकती है। एक अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चुनौती है क्या हो सकता है, तो पहला ऑप्शन में देखेंगे कक्षा में जो है अनुशासन बनाए रखना, छात्रों को तैयार करना कि वे अपने गृह कार्य को पूरा करें, प्रश्न पत्र को तैयार करना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। तो एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो चुनौती है ये क्या हो सकता है ना। तो इसमें देखिए कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ये तो ठीक है, एक हद तक छात्रों को तैयार करना कि वे अपने गृह कार्य, नहीं महत्वपूर्ण चुनौती ये भी नहीं होगा, पत्र प्रश्न तैयार करना ये भी महत्वपूर्ण नहीं होगा। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना एक कुछ हद तक हो सकता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचि, ये ज्यादा सही लग रहा है, तो ये हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा कि हम जो है कक्षा को एक अध्यापक के संग सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती होता है कि हम शिक्षण जो अधिगम की जो हम प्रक्रिया करा रहे हैं, जो अधिगम करा रहे हैं उसको हम किस तरीके से रुचिपूर्ण हम बनाए, ये सबसे कठिन कार्य है एक अध्यापक के लिए, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं इसी में अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा विद्यालय संबंधित कार्यों के विरुद्ध है, ठीक है, विरुद्ध है मतलब निम्न में से कौन सा विद्यालय संबंधित कार्य विरुद्ध है, नहीं है, तो विद्यालयों का राजनीतिकरण, ये पहला कह रहा है। दूसरा, विद्यालय द्वारा सामाजिक निर्माण का कार्य, विद्यालय द्वारा निम्न स्तरीय कार्य, विद्यालय में व्यवसायिक अवसरों का निर्माण। तो 6 नंबर का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो हम विद्यालय में क्या क्या विद्यालय से संबंधित है ना, तो विरुद्ध है तो मतलब ये नहीं होना चाहिए विद्यालय में, तो विद्यालय में ये राजनीतिकरण यही नहीं होना चाहिए, विद्यालय में क्या नहीं होना चाहिए, राजनीतिकरण हम विद्यालय में नहीं करा सकते हैं, नहीं होना चाहिए, किसी भी विद्यालय में राजनीतिक से संबंधित कुछ भी चीज नहीं होना चाहिए, बाकी सभी चीज सही है। विद्यालय द्वारा सामाजिक निर्माण ये भी सही है, विद्यालयों द्वारा निम्न स्तरीय कार्य भी किया जा सकता है, विद्यालयों में व्यवसायिक का अवसरों निर्माण करना ये भी सही है, मतलब हमारा मतलब जो ये प्रश्न के हिसाब से हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा, प्रश्न के हिसाब से इसमें विद्यालय संबंधित कार्यों का विरोध कर रहा है ना, विरोध कर रहा है, तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न देखें, प्रजातांत्रिक संदर्भ में शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए, मतलब प्रजातांत्रिक संदर्भ में शिक्षा का उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए, तो उत्तर पहला देखेंगे, उत्तर जो उत्तरदायी स्वतंत्रता की भावना का विकास करना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का विकास करना चाहिए। अगला है सरकारी पराधीनता का विकास करना चाहिए, समान नागरिक संहिता का विकास करना चाहिए। तो इस ऑप्शन में से सही उत्तर क्या हो सकता है हमारा,
प्रजातांत्रिक संदर्भ में शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। समान नागरिक संहिता का विकास सरकारी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का विकास, ये भी नहीं। उत्तरदायी स्वतंत्रता की भावना, ये हमारा उत्तर प्रजातांत्रिक की बात कर रहा है ना, तो उत्तरदायी स्वतंत्रता की भावना हमें विकसित करना है, ये हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये एमसीक्यू आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर आपको ठीक लग रहा हो हमारा सीरीज तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, है ना। और वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ये आप लोगों के लिए ये सीरीज है दोस्तों, जो इस सीजी प्री बीएड और डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम 2025 में दिलाना चाहते हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाने का कृपा करिएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रौढ़ शिक्षा का निम्नलिखित पद से संबंधित नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा का निम्नलिखित पद से संबंधित संबंध जो है नहीं बताना है ना, नहीं बताना, आपको ध्यान रखना है। इस नहीं, अगर क्वेश्चन में जब भी नहीं आए तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि नहीं वाले जो प्रश्न पूछा रहेगा उस नहीं वाले शब्दों को आपको विशेष रूप से थोड़ा सा 2 सेकंड 5 सेकंड आराम से पढ़िएगा, लेट से पढ़िएगा, लेकिन आराम से करना है। ठीक है, नहीं वाले प्रश्नों पर, है ना। तो ए नंबर में दिया है, निरक्षरता का उन्मूलन, उपचारपरक शिक्षा का आयोजन, और व्यावसायिक शिक्षा का आयोजन, और राजनीतिक शिक्षा का आयोजन। ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या हो सकता है नहीं बताना है ना। प्रौढ़ शिक्षा के लिए निम्नलिखित पद में से संबंधित नहीं है, तो क्या नहीं है ये हमें बताना है ना। निरक्षरता का उन्मूलन, उपचारपरक शिक्षा का आयोजन, व्यावसायिक शिक्षा का आयोजन, राजनीतिक शिक्षा का आयोजन। तो प्रौढ़ शिक्षा निम्नलिखित पद से संबंधित नहीं है, तो राजनीतिक से संबंधित नहीं है ना। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, राजनीतिक शिक्षा का आयोजन, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा है। प्रौढ़ शिक्षा क्या है, प्रौढ़ शिक्षा किसे कहेंगे, ठीक है।